अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दुनिया के मंजरनामे पे हर कुछ अरसे के बाद एक बड़ा स्कैंडल सामने आता है और ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको शो करता है। लोगों के टैक्स इवेडिंग मेयर्स को, मनी लॉन्ड्रिंग को और इससे रिलेटेड दूसरे-तीसरे मामलात को वो अ, उनके राज़ अफ़शा करता है। हमारे सामने पनामा ऑफशोर कंपनीज़ की एग्ज़ाम्पल है, हमारे सामने विकीलीक्स की एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह का भी एक वाक़या हालिया पेश आया है, जिसकी नोयत थोड़ी-सी डिफरेंट है। पहले वाले जो लीक्स हुई हैं, जो पहले वाले स्कैंडल्स आए हैं, उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट है। लेकिन ये भी एक इसी तरह की एक दास्तान जो उससे पहले मौजूद है, उसको उसकी हकीकत से आश्कार करता है। अडानी ग्रुप है, इंडिया का अडानी ग्रुप। ये इंडिया के 3 बड़े बिलियनियर ग्रुप में एक ग्रुप है। इसकी इब्तिदा 1988 में गौतम अडानी नामी गुजराती शहरी ने की थी और ये कॉन्ग्लैमोरेट है बेसिकली। कॉन्ग्लैमोरेट वो होता है जो मुख्तलिफ कंपनीज़ जिसके साथ अटैच होती हैं, वो एक बड़ी कंपनी होती है और उसके साथ मुख्तलिफ कंपनीज अटैच होती हैं और बेसिकली वो मालिक एक बड़ी कंपनी होती है। और अडानी फैमिली इस ग्रुप की मालिक है। और जो इसके बेसिकली जो इनके बिजनेसेस हैं उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह हैं कि ये पोर्ट मैनेजमेंट, ये जो आपकी जो पोर्ट होती है इसकी मैनेजमेंट के ऑपरेशन इनके ज़िम्मे बिजनेसेस हैं। इनके एयरपोर्ट ऑपरेशन में ये इन्वॉल्व हैं, ये बिजली की पैदावार में इन्वॉल्व हैं, ये ग्रीन एनर्जी की पैदावार में इन्वॉल्व हैं, ये दूसरे तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वॉल्व हैं, ये माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इसी तरह ये गैस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम देखें तो इन्होंने इंडिया की मार्केट में इस ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया के जो आज की तरक्की हो रही है उसमें इस ग्रुप ने कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले किया है। लेकिन किन बुनियादों पे रोल प्ले किया, किन प्रैक्टिसेस की बेस पे रोल प्ले किया, वो क्वेश्चनेबल है। अब आज मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ आपके सामने अडानी ग्रुप का, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक हिडनबर्ग रिसर्च, एक छोटी सी शॉर्ट सेलर ट्रेडिंग कंपनी है अमेरिका की, उसने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उसने जिसने दावा किया है कि जी अडानी ग्रुप अकाउंट्स की फ्रॉड्स में और स्टॉक्स की ब्रेजन मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। यानी कि इलीगल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ाने में ये इन्वॉल्व है। अब ये तो आज किस्सा सामने आया है, लेकिन इससे पहले भी जो अडानी ग्रुप है इसकी प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आती रही हैं। मैं उसके चीज़ा चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा, वो मैं शेयर करूँगा आपसे। जैसे कि इसके ऊपर बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम लगता है वो अकरबा परवरी का लगता है। अकरबा परवरी कैसे, कि अडानी ग्रुप जो है वो बेसिकली गौतम अडानी का है और ये अडानी फैमिली गुजरात से ताल्लुक़ रखती है। तो नरेंद्र मोदी जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इस ताल्लुक़ की बेस पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवरिज्म के तौर पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को दिए। और इसके अलावा यानी कि मेरिटोक्रेसी से हट के ये ग्रुप उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दिए गए, जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आता है। इसके अलावा दूसरा काम ये हुआ कि जी गाहे बगाहे इनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर्स दी गई इस ग्रुप को, जो कि दूसरी बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। फॉर एग्जांपल 2012 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप को गुजरात की एक स्टेट रन गैस कंपनी की तरफ से लो कॉस्ट फ्यूल दिया गया। इसी तरह जो अडानी का गोड्डा पावर प्लांट है उसको भी इसी तरह लो कॉस्ट फ्यूल दिया गया। अब देखा जाए तो इस तरह की जो फेवरिज्म है या कोई मतलब बेनिफिशियल पॉलिसी है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं था। अडानी ग्रुप को इस मामले में फेवर दी गई। और इसी तरह अकरबा परवरी की एक और एग्जांपल ये है कि फिच रेटिंग्स के मुताबिक अगस्त 2022 में उन्होंने ये रिवील किया कि जो अडानी ग्रुप है वो डेट ट्रैप हो चुका है, डेट ट्रैप में फंस चुका है और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल टू डिफ़ॉल्ट है, यानी कि इसके डिफ़ॉल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो कैसे, अडानी ग्रुप की जो इनकम है, अडानी ग्रुप की जो इनकम है उस हिसाब से इनकी जो किस्त बनती है, सालाना किस्त या मंथली किस्त जो भी बनती है, जो इन्होंने कर्जे हासिल किए हुए हैं गवर्नमेंट से, वो जो इनकी किस्त है वो ज़्यादा है इनकी कमाई से। हालांकि जो कर्ज़ों का एक कर्ज़े लेने का जो एक असूल है वो ये है कि जी जो किस्त बनती है वो हमेशा आपकी जो आपकी इनकम है उससे कम होनी चाहिए किस्त, आपको उस हिसाब से कर्ज़े मिलने चाहिए कि आप उसकी किस्त देने के काबिल हों। लेकिन
$3 बिलियन, $30 बिलियन के कर्जे इस वक्त अडानी ग्रुप के ऊपर हैं। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर्जे दिए गए, और जाहिर सी बात है इसके पीछे नरेंद्र मोदी की जो थी वो शफकत इन्वॉल्व थी, उन्होंने इनके ऊपर ख़ास शफकत का हाथ रखा। फिर जो एक और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो ये लगता है कि ये टैक्स इवेजन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। 2010 में इंडियन कस्टम्स ने अडानी फैमिली के एक मेंबर को अरेस्ट किया था कि उसने 80 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी नहीं पे की थी। इसी तरह 2017 में इंडिया कस्टम्स ने ये चीज़ आश्कार की, इंकशाफ किया कि अडानी ग्रुप ने बहुत सारे फंड्स, यानी कि बहुत सारे जो पैसे थे जो अडानी ग्रुप के बेसिकली होने चाहिए थे, वो कन्वर्ट कर दिए, वो ट्रांसफ़र कर दिए अडानी फैमिली को, जो ओवरसीज़ उनके अकाउंट से या ओवरसीज़ उनकी प्रॉपर्टी से वहाँ पे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। इसका तो साफ मतलब बनता है कि उन्होंने टैक्स इवेजन की। और इसका दूसरा जो चीज़ बनती है वो ये बनती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक $235 मिलियन के फंड्स डाइवर्ट किए गए अडानी ग्रुप की तरफ से एक दुबई की शेल कंपनी के थ्रू। तो ये भी ले देखे टैक्स इवेजन में भी आता है, मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। बेसिकली टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरे से अटैच है। इसी तरह अडानी ग्रुप के ऊपर एक इल्ज़ाम यह भी लगता है कि ये माहौलियाती आलूदगी से रिलेटेड कानून की पासदारी नहीं करते, जिसकी एक एग्जांपल ये है कि इन्होंने एक अडानी ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक ब्रांच है अडानी ग्रुप की जो कि ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये इनको कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एक मिला था जिसमें ये कोल की माइनिंग इन्होंने करनी थी। तो वहाँ पे इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट की तरफ से केस किया गया अडानी ग्रुप के अगेंस्ट के ये माहौलियाती आलूदगी के कानून की पासदारी नहीं कर रहे। तो ये तो मोटे मोटे इनकी कंट्रोवर्सीज़ हैं अडानी ग्रुप की, वो हैं। और हालिया तो वही एक स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड्स हैं जो हिडनबर्ग रिसर्च ने जो चीज़ शो की है। हालिया जो स्कैंडल सामने आया वो ये है। तो उसकी वजह से फिर ये सारे जो कच्चे चट्टे थे वो अडानी ग्रुप के खुल गए। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जब से ये इसका अडानी ग्रुप की कंट्रोवर्सी सामने आई है, तो उसकी वजह से हुआ क्या बेसिकली? उसकी वजह से ये हुआ कि जी इनकी जो मार्केट वैल्यू थी इनकी शेयर की वो बहुत ज़्यादा गिर गई। तकरीबन 60% इनके मार्केट की वैल्यू गिर गई। एक वक्त था कि इनके जो टोटल मार्केट नेटवर्थ थी इस ग्रुप की वो $280 बिलियन तक चली गई थी। और अभी जब ये कंट्रोवर्सी इनकी सामने आई, जब ये स्कैंडल सामने आया, तो उस वक्त इनकी तकरीबन $220 अरब के आसपास इनकी तकरीबन इनकी मार्केट वैल्यू बन रही थी अडानी ग्रुप की। लेकिन जब से ये स्कैंडल सामने आया उसके बाद $117 बिलियन तक के इनके जो मार्केट वैल्यू है वो कम होगी। उसकी वजह ये थी कि इनके जो शेयर की वैल्यू थी वो तकरीबन 60% तक कम हो गई। लाखों करोड़ों लोगों ने, स्पेशली इंडियंस ने, जिन्होंने इनके शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। दूसरा काम ये हुआ कि जी इनके जो बॉन्ड्स हैं, अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं वो इंडिया के बैंक इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और स्टैंडर्ड एंड पुअर, डो जोन्स इंडाइसिस ने अडानी ग्रुप को अपने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से इनको रिमूव कर दिया, इनको हटा दिया। यानी कि इन चीज़ों से ये आइडिया होता है कि अडानी ग्रुप वो जहाज़ है जो इस वक्त डूबता हुआ है। अच्छा, उसके इस हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के अगेंस्ट जो अडानी ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है, 104 पेजेस में मुश्तमिल वो रिपोर्ट है। उसमें कुछ मज़ाक़ खेज़ चीज़ें उन्होंने फैक्ट्स बेस्ड बात नहीं की, उन्होंने मज़ाक़ खेज़ कुछ बातें की हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये जो हिडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट शाया की है, ये बेसिकली इंडिया के ऊपर अटैक है। ये इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है, एक इंडिया के एम्बिशन के ऊपर अटैक है, और इंडिया की जो एक ग्रोथ स्टोरी है, यानी कि इंडिया की जो एक तरक्की करने की स्टोरी है, उसके ऊपर बेसिकली अटैक है। यानी कि ले दे के उन्होंने बेसिकली इंडिया के नेशनलिज्म के ऊपर अटैक इसको करार दिया, जिसको हिडनबर्ग रिसर्च ने सिंपल वर्ड में कहा है कि जी आप फैक्ट बेस्ड बात करें, क्योंकि नेशनलिज्म इसमें कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, ये होने के बाद जो इंडिया में इसकी वजह से जो कुछ चीज़ें चेंज हुई वो ये हुई कि इंडिया की सियासत में बहुत हलचल पैदा हुई इसकी वजह से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अभी तक गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप थी, और आने वाले दिनों में भी यही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आगे आने वाले दिनों में रहेगी। लेकिन इस स्कैंडल के सामने आने के बाद अपोजिशन के बाद बहुत बड़ा मौका आ गया। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए। राहुल गांधी साहब इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, और
तज्जियाकार जो इस वक्त तज्जिया कर रहे हैं वो ये तज्जिया कर रहे हैं कि इस ग्रुप की वजह से लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे डूब गए। तो वो यकीनन चूँकि अडानी ग्रुप का नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, तो वो नरेंद्र मोदी को भी फेवरेबल नज़रों से अब आने वाले इलेक्शन में नहीं देखेंगे। फिर कुछ तजिया निगारों ने वो जो राजीव गांधी का एक स्कैंडल था, जिसमें वो बास्फोरस स्कैंडल के नाम से मशहूर है, कि उन्होंने डिफेंस के लिए 400 टैंक्स मंगवाने थे, उसके लिए बिडिंग हुई, लेकिन उन्होंने जो बिडिंग थी वो बास्फोरस नामी फ्रेंच कंपनी को उन्होंने बिडिंग तफवीज़ कर दी थी। हालांकि उससे बहुत बेहतर टैंक्स भी दुनिया के दूसरे बिडर्स के पास मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उस बास्फोरस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि बाद में इंकशाफ ये हुआ कि उन्होंने रिश्वत लेने के बाद, हैवी रिश्वत लेने के बाद वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि आने वाले इलेक्शन में राजीव गांधी साहब का पता साफ हो गया और वो अगले इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे। तो कुछ तजिया नगार उस वाक़े को लेके ये चीज़ सामने ला रहे हैं कि अगर हम उस वाक़े की एग्जांपल लें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी आने वाले दिनों में यही होने वाला है। अब देखा जाए तो इस तरह के स्कैंडल जब सामने, इस तरह की माल प्रैक्टिसेस सामने आए, तो जो हेल्दी डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पे यही होता है कि वो फिर उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, अगले आने वाले इलेक्शन में उसको रिजेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा ये तो खैर आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त ये मामला नज़र आ रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी अगली दफ़ा में प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर नज़र ना आए। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में क्या हो रहा है इस वक्त। मेरा यंगर ब्रदर है, वो अमेरिका में होता है। उसके तवज्जुह से मुझे एक अमेरिका के बिजनेसमैन से मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो उसने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट सेक्टर है वो अपनी बूम पे है इस वक्त, वो फुल अरूज पे है, और ये ऐसा बूम है कि जो बस्ट हो जाएगा। उसके पीछे जो उसने रीज़न बताई, उसने ये बताई कि पाकिस्तान में हाउसिंग क्राइसिस का इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से लोगों को घरों की ज़रूरत भी है। लेकिन इस वक्त जो रियल स्टेट सेक्टर में मामला चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि जी लोग धड़ाधड़ अनप्लान्ड तरीके से हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं। सारा इन्वेस्टर बजाय बिजनेस में, बजाय इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के, वो हाउसिंग स्कीम्स के अंदर इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है। और इसमें गवर्नमेंट की कोई रोकथाम नहीं है, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इसमें नहीं है, कोई प्रॉपर कानून नहीं है कि वो गवर्नमेंट इसको हैंडल कर सके। तो इन्वेस्टर्स के आने की वजह से जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टर्स आता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए आता है। तो जिन लोगों ने लाखों लगाए थे, लाखों रुपए लगाए थे हाउसिंग स्कीम में, उन्होंने करोड़ों कमाए वहाँ से, बहुत सारे लोगों ने कमाए। लेकिन चूंकि इन्वेस्टर्स के पास है, तो जो आम कंज्यूमर है, जिसने घरों में, उन घरों में रहना है, जिन्होंने वो घर खरीदने हैं, ये जगह खरीदनी है, घर बनाने हैं, उनकी फिर वो पहुँच से वो प्राइसेस बहुत बाहर हो गई, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन्वेस्टर घुस गया था उसमें, ये एज ए पोटेंशियल बिजनेस सोर्स के तौर पर इसको देखा गया। एक इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो अर्बन एरिया है, जो शहरों का एरिया है, शहरों की आबादी है, वो तकरीबन 37% है पाकिस्तान की, जबकि जो पाकिस्तान की रूरल आबादी है वो तकरीबन 63% है। और पाकिस्तान के जो घरों की तादाद है, जो 37% आबादी है, वो तकरीबन 2 करोड़ घरों में रह रही है, और जो 63% आबादी है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख घरों में रह रही है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा इम्बैलेंस है, यानी कि हाउसिंग स्कीम बन रही हैं लेकिन लोगों के काम नहीं आ रही, लोगों की हालत वही है। और इवन कि वो जो 2 करोड़ घर हैं जिसमें 37% आबादी रह रही है, वो भी आबादी इस तरह नहीं रह रही कि वो अपने घर खरीद के रह रही है, उसमें से तकरीबन 50 से 60% आबादी किराए के घरों में रह रही है। और बाकी यानी कि जो किराए के घरों में रह रहे हैं लोग, इसका मतलब यही है कि वो घर भी इन्वेस्टर्स के पास हैं। जो किराए के घरों में रह रहे हैं उनकी फिर पोटेंशियल नहीं है घर खरीदने की। तो बेसिकली हाउसिंग स्कीम्स तो लोगों को घरों की सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों की ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। हाउसिंग स्कीम इसीलिए बनाई जाती है ताकि लोगों के घरों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। आप वहाँ पे सड़कें देते हैं, आप वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम देते हैं, बिजली का सिस्टम देते हैं, सारा कुछ देते हैं ताकि लोग आके रहें, लेकिन आप प्राइसेस जब इतनी ऊपर ले जाते हैं तो लोगों की खरीदने की कैपेसिटी नहीं रहती, इवन के जगह प्लॉट खरीदने की कैपेसिटी नहीं रहती। आप थोड़ा सा अगर खुद भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि होशरुबा इजाफा हुआ है प्लॉट्स की कीमत में और घरों की कीमत में। चलें, हम कहते हैं जी कि जो मटेरियल की कॉस्ट है घर बनाने के लिए, वो डॉलर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से उसकी वो कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। लेकिन आपकी प्लॉट की कीमत तो रुपयों में होनी चाहिए,
उसकी कीमत भी उसी तरह बढ़ रही है। और अगर किसी से इस चीज़ के बारे में इस्तफसार किया जाए कि आप इतना महंगा प्लॉट क्यों बेच रहे हैं, तो वो यही बात करेगा कि डॉलर की कीमत बहुत आगे जा चुकी है। तो बात असल में तो ये बनती है कि ये जो प्लॉट है ये तो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसके इसके हासिल करने में या इसके ऊपर इसको बेचने में कोई डॉलर्स तो इन्वॉल्व नहीं, वो तो रुपया इन्वॉल्व है। तो इस तरह की फिर हमें सूरत हाल देखने को मिलती है। और और इसके बारे में इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड साइंस ही ये बात करती है कि पाकिस्तान के जो 99% घर हैं, यानी कि जो कीमतें वहाँ इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि 99% जो पाकिस्तान के घर हैं वो पाकिस्तान की 68% आबादी की पहुँच से बाहर हैं, यानी कि वो उनको ख़रीदने की सकत नहीं रखते। और जो बाकी 32% लोग इनको ख़रीदने की सकत रखते हैं, उन्होंने भी सालों की अपनी सेविंग्स जमा करने के बाद वो इस काबिल हो पाते हैं कि वो एक आधा छोटा-मोटा घर बनाने के काबिल हो जाएँ। बाकी जो एलीट क्लास है, ज़ाहिर है वो जो इन्वेस्टर है, एलीट क्लास है, उनकी तो सकत है और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इसके ऊपर कब्ज़ा भी किया हुआ है। और इसमें एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इन चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने सारा पैसा अपना रियल एस्टेट सेक्टर में ला के खपा दिया। हालाँकि उन्हें तो ये चाहिए था कि वो एक्सपोर्ट सेक्टर में, सनअत के सेक्टर में, बिज़नेस के सेक्टर में अपना पैसा ला के लगाते ताकि उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता और उनकी आने वाली जनरेशंस को भी फ़ायदा होता। ये जो रियल एस्टेट की जो एक इन्वेस्टमेंट है वो वक़्ती है, एक वक़्त की इन्वेस्टमेंट होती है। आपने एक वक़्त में पैसा लगाया और आपको प्रॉफ़िट हुआ, आपने निकाल लिया। लेकिन जो आपका बिज़नेस है, जो आपकी इंडस्ट्री है, वो बेसिकली वो तो आपकी नस्लों के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, नस्लों को वो प्रॉफ़िट देती है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में वो लोगों को रोज़गार देती है, जो आपके मुल्क में लोगों को रोज़गार देती है और मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लेके जाती है। आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में ग्रोथ की वजह से वो आपके डॉलर की जो डेफ़िसिट है वो कम करने में जो रोल प्ले करती है, उसका फिर पैरेलल कोई नहीं है। तो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें हाउसिंग रियल एस्टेट की बजाय, रियल एस्टेट में होना चाहिए लेकिन एक लेवल तक होना चाहिए। रियल एस्टेट की बजाय आप बिज़नेस और इंडस्ट्री को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, हाउसिंग स्कीम अनप्लान्ड तरीके से चल रही है, मैंने जैसे कि इसका ज़िक्र किया ऑलरेडी। तो इस अनप्लान्ड तरीके से जब हाउसिंग स्कीम चल रही हैं तो लोगों की ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्कीम बन चुकी हैं। ज़रूरियात तो ऑलरेडी वैसे पूरी नहीं हो रही क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टर के पास है सारा कुछ। लेकिन फिर भी अगर लोगों के पास पैसा भी हो, लोग खरीदना भी शुरू कर दें, घर मकान बनाएँ भी, तो फिर भी उस ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्कीम बन चुकी हैं। हाउसिंग स्कीम बन चुकी हैं और उसके पीछे बहुत सारा डिफ़ॉरेस्टेशन इन्वॉल्व है। उन हाउसिंग स्कीम बनने के पीछे बहुत ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन इन्वॉल्व है, यानी कि आपने बहुत सारा ज़रई रकबा जो है वो उसकी जगह पे आपने हाउसिंग स्कीम बना दी। अब उसकी वजह से जो सबसे पहला काम होगा वो फूड क्राइसिस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी शायद पाकिस्तान में चल रहा हो। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन सिर्फ लाहौर शहर में अ, इतना रकबा जो है वो पिछले 5 सालों में, सिर्फ पिछले 5 सालों में, उससे पहले जो कुछ हो चुका वो तो एक अलग कहानी है। सिर्फ 5 सालों में इतना रकबे के ऊपर, इतने बड़े रकबे के ऊपर हाउसिंग स्कीम बन चुकी हैं, जिससे सालाना 2 लाख टन गंदम पैदा होती थी। और लाहौर के अलावा अगर हम दूसरे तीसरे शहरों में देखें, तकरीबन हर शहर में ही बहुत ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन करके एग्रीकल्चरल लैंड को हाउसिंग स्कीम में कन्वर्ट किया गया, तो ये कई मिलियन टन गंदम की पैदावार से हम महरूम हो चुके हैं। तो ये सिर्फ गंदम ही नहीं, ये कपास, ये चावल, दालें, सब्जियां, हर चीज़ की इसी तरह फिर जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है। तो अगर इसी तरह ये चीज़ें चलती रहीं तो लोगों की पहुँच, अब मकसद तो इसका पूरा नहीं हो रहा हाउसिंग हाउसिंग स्कीम बनाने का, क्योंकि लोगों के घरों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। हाउसिंग क्राइसिस स्टिल चल रहा है, बल्कि हाउसिंग क्राइसिस इन स्कीम्स के आने की वजह से ही हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो फूड क्राइसिस जो है वो इमिनेंट है, वो लाजमी आएगा। और ये चीज़ द इकोनॉमिस्ट जो द इकोनॉमिस्ट का जो मैगज़ीन मई 2022 में छपा था, ये उसमें बड़े वाज़ेह की गई है कि फूड क्राइसिस जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, उनमें पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त है। और उसके पीछे जो मेन रीज़न दी गई थी वो ये आपकी हाउसिंग स्कीम्स की वजह से दी गई थी, हाउसिंग क्राइसिस की वजह से दी गई। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। इसका हल बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर मतलब 100% इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन रखे और इसको रेगुलेट करने में अपना पूरा रोल प्ले करे। हाउसिंग सेक्टर के एक-एक शोबे को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, वरना हर दूसरे शोबे की तरह पाकिस्तान में ये शोबा भी जो है वो एक नाकामी की दास्तान ही पेश करेगा। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।